वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू, और ये क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आप सभी के एग्जाम्स होने वाले होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज रिवाइज करते हैं इसे। पहले हम इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो विल डू अ क्विक रिविजन और एक इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, एक असेसमेंट भी कर सकते हैं अपना, ताकि आपको एक क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं कि नहीं आते हैं। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, और कोशिश करेंगे कि उनका एक्सप्लेनेशन भी करें। What was the name of the palace where King Louis XVI lived? I hope you know the answer. It's Palace of Versailles. देखिए, पैलेस ऑफ वर्साई वो प्लेस थी जहां किंग लुई 16 रहते थे, ठीक है। लेकिन अपने आखिरी वक्त में वो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में थे। तो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज लास्ट टाइम में बिफोर हिज डेथ ही वाज कैप्चर्ड ओवर देयर, ठीक है। तो सबसे पहले पैलेस ऑफ वर्साई में उनका रहने वाला अड्डा है, और मौत से पहले वाला अड्डा पैलेस ऑफ ट्यूलरीज था। हु रोट द पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? आई होप आप इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन इज वॉल्टेयर, ऑप्शन बी मोंटेस्क्यू, ऑप्शन सी इमैनुअल जोसेफ साइस, एंड ऑप्शन डी रूसो। तो आपको पता होगा ऑप्शन सी इमैनुअल जोसेफ साइस। अगर आप सोच रहे हैं तो इट इज द करेक्ट आंसर। इसे एबेसेस के नाम से भी जाना जाता है, तो इट्स द सेम पर्सन। इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन? आई होप ये आंसर भी आप बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। ऑप्शन बी 1789 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन होगा आपको पता होगा। अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो आप बिल्कुल सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ टैक्स लिव्ड बाई द चर्च? टाइल, टिथ, कॉर्वी और गैबेले? द करेक्ट आंसर इज tithe. It was a tax collected by church, और tile was a tax collected by, was a direct tax collected by state. तो इसका सही आंसर क्या है? टाइथ है। कॉर्वी was a kind of बेगारी, यानी कि फ्री में काम करना पड़ता था, ठीक है, और दी रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड गैबेले was a kind of salt tax। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, दैट इज टाइथ। The third estate was composed of option A clergy and nobles, option B nobles and commoners, option C peasants, artisans and bourgeois, option D clergy and peasants। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, peasants, artisans and bourgeois। What was the main objective of the National Assembly? क्या था? ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व मोनार्की, स्ट्रेंथन द चर्च, और टू इंक्रीज द टैक्सेस? तो सिंपल सा आंसर है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली कब बनी थी? आपको याद होगा जब स्टेट जनरल बुलाया गया था और थर्ड स्टेट को वहां रुकने के लिए स्पेस नहीं दिया, तब ये हमारा नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट ने अपने आप को डिक्लेयर किया था। कहां जाकर के? टेनिस कोर्ट में जाकर के। टेनिस कोर्ट ओथ वहां पे उन्होंने ली थी, तब वहां उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था, और ये कहा था कि हम यहां से तभी जाएंगे जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर देंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉल ऑफ विच फोर्ट्रेस इज मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? ऑप्शन ए वर्साई, ऑप्शन बी बेस्टील, ऑप्शन सी लोवेर, और ऑप्शन डी ट्यूलरीज। तो करेक्ट आंसर इज बेस्टील। बेस्टील का वो किला था जिसको गिराया था, फोर्ट्रेस। आपको याद होगा जब यह अफवाह फैल गई थी कि राजा ने पेरिस में अपनी पूरी सेना भेजी है और लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन पर गोलियां चलाने के लिए उसको बोला है, तो तब लोग भड़क करके, बिकॉज दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉर द वेपन्स, जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, औरतें दुकानों पर टूट पड़ी थी, तब ये बैस्टिल का किला लोगों ने गिराया था। इसको कंसिडर किया जाता था आपकी जो डायनेस्टी थी जो लुई 16 की जो पावर थी, ठीक है, जो बॉर्बन डायनेस्टी की जो स्टीम थी, उससे इसको जोड़ के देखा जाता था। और इसका गिरना, इस बेस्टील का टूटना, द फॉल ऑफ द बेस्टील वाज अ मेजर इंसिडेंट, जिसने ये साबित किया कि भैया अब लोग लुई 16 या बॉर्बन डायनेस्टी को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि भैया ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट नहीं था? फर्स्ट, एंड ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस,
ऑप्शन बी राइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ऑप्शन सी एबोलिशन ऑफ मोनार्की, ऑप्शन डी वुमेन सफरेज। तो करेक्ट आंसर है वुमेन सफरेज। ये मूवमेंट शुरू जरूर यहां से हुआ था वुमेन सफरेज का, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। देखिए फ्यूडल प्रिविलेजेस खत्म हो गई थी 1793 में, 91 में फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, 1793 में वो मोनार्की खत्म होकर के दे बिकेम रिपब्लिक। और वुमेन सफरेज अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ। वुमेन सफरेज 1946 में आकर के लागू हुआ था। ठीक है, वुमेन सफरेज इज व्हाट, द राइट टू वोट दैट द वुमेन हैव। ठीक है, औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए जब राइट टू वोट की जो डिमांड थी, दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड वुमेन सफरेज मूवमेंट, जो 1946 में आकर के पूरा हुआ। Let's see the next question. Whom among the following was not revolutionary leader? Option A Maximilian Robespierre, option B George Danton, option D Jean Paul Marat, option D Louis XVI. तो obviously है Louis XVI was not a revolutionary leader. He was the ruler of the Bourbon dynasty. The period from 1793 to 1794 was known as what? ऑप्शन ए रेन ऑफ टेरर। कौन इस टाइम पे रूल कर रहा था? इट वाज रॉबस्पेयर जो रूल कर रहा था। ठीक है, इस बीच इसको रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉबस्पेयर ने बहुत सारे लोगों को मरवाया था। ठीक है, बहुत सारे लोग रॉबस्पेयर के इस रूल के टाइम पे, इस रेन के टाइम पे मरे थे। ठीक है, जिसमें इनके जो मोनार्की को फेवर करने वाले लोग थे, या फिर जो भी रॉबस्पेयर की बातों से अग्री नहीं करता था, उन सभी को इस बीच रॉबस्पेयर ने मरवा दिया था। ठीक है, और एक डिवाइस, स्पेशल डिवाइस थी, गिलोटिन डिवाइस, जिसमें दो साइड पोल्स होते थे और टॉप साइड में ब्लेड होती थी, और उसे छोड़ा जाता था और जो पर्सन नीचे होता था उसकी गर्दन अलग हो जाती थी। तो ये पेनलेस डेथ देने का एक तरीका था जो इजाद किया था डॉक्टर गिलोटिन ने। ठीक है, बाद में रॉबस्पेयर को भी फाइनली क्या किया, इसी डॉक्टर गिलोटिन डिवाइस से मरवा दिया था, मार दिया गया था। Who introduced the reign of terror? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया इसको। इट्स द रॉबस्पेयर जिसने रेन ऑफ टेरर को इंट्रोड्यूस किया था। Which of the following is not associated with the French Revolution? Option A Declaration of the Rights of Man and Citizen, option B Tannis Court Oath, option C Magna Carta, option D Directory। तो ऑप्शन A, B और D एसोसिएटेड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ऑप्शन सी मैग्ना कार्टा इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन, कहाँ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुए थे इसके बाद? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप। तो यूरोप इज द करेक्ट आंसर। और एक मैटरनिक है, एक फिलोसफर यूरोप के, जिन्होंने एक रिमार्केबल स्टेटमेंट दिया था फ्रांस को लेकर के, कि अगर फ्रांस को सिर्फ छींक होती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ठीक है, मतलब इफ फ्रांस स्नीचेस देन द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्टेट पेड ऑल द टैक्सेस इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट प्रिविलेज एस्टेट्स थे, इन दोनों को कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता था। सारे टैक्सेस पे करने की जिम्मेदारी किसके पास थी? थर्ड एस्टेट के पास थी। हु वर द जैकोबिन्स? रॉयलिस्ट, रेडिकल्स, मॉडरेट्स और नोबल्स? तो ऑप्शन बी रेडिकल्स इज द करेक्ट आंसर। दे वर द रेडिकल वंस। ठीक है, जिनका लीडर बाद में रॉबस्पेयर था, जिसने रेन ऑफ टेरर लागू किया था। कहां पे? आपके फ्रांस में। When did France become a republic? तो इसका आंसर 1791, 1792, 1793, 1794 में कौन सा वाला है आप बताइए? इट्स 1793। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था, मैंने पहले भी डिस्कस किया। 1793 में फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। कैसे बना? रॉबस्पेयर के हेड बनने से। द स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल टुक प्लेस ऑन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, जुलाई 14, 1789। It was the beginning of this event. Who introduced the Civil Code of 1804, commonly known as the Napoleonic Code? Option C, Napoleon Bonaparte is the right answer, जैसा कि आप सोच भी रहे होंगे। Which of the following was a radical group during the French Revolution?
ऑप्शन ए सैंसक्यूलोट्स, ऑप्शन बी जिरोंडिन्स, ऑप्शन सी द डायरेक्टरी, ऑप्शन डी रॉयलिस्ट। तो सैंसक्यूलोट्स इज द करेक्ट आंसर। जैकोबिन्स को कहा जाता था सैंसक्यूलोट्स बिकॉज ऑफ देयर ड्रेस। जो ये अलग दिखने के लिए दे यूज टू वेयर स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक है, नी ब्रीचेस क्या है, घुटने तक के जो शूज होते हैं वो नी ब्रीचेस कहते थे। तो ये थर्ड एस्टेट के लोग, खासतौर पे जैकोबिन्स, उस तरीके के कपड़े नहीं पहनते थे, ये फुल ट्राउजर पहनते थे। ठीक है, जो स्ट्राइप्ड होती थी, चेक्स में होती थी, तो उसकी वजह से इनको सैंसक्यूलोट्स कहा जाता था। ठीक है, और ये रेडिकल्स थे बिकॉज जैकोबिन्स के बारे में आपको पहले मैं बता ही चुका हूं। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉनिस कोट ओथ इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, इट वॉज द लैंडमार्क इवेंट। पहली बार फ्रांस में थर्ड एस्टेट ने ये कहा कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक यहां पर हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते। ठीक है, तो सीधे सीधे इन्होंने क्या किया, किंग लुइस 16 और बॉर्बोन डायनेस्टी को की अथॉरिटी को चैलेंज किया फर्स्ट टाइम, और ये फर्स्ट इनिशिएटिव था टुवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन आइडियाज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें देखिए सबसे पहली बात, खास बात क्या कही है, दैट द मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। ठीक है, इसमें लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और जो रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन है, इन चीज़ों पे फोकस किया था। इंडिविजुअल फ्रीडम की फाउंडेशन रखी गई थी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ले किए थे पहली बार गवर्नेंस में। ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए सबसे खास बात है, ओलिम डी गॉर्जेस एक पॉपुलर फीमेल लीडर थी इसमें। ठीक है, जिसने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन लिखा। ठीक है, जहां पे उसने जेंडर इक्वालिटी की बात की और चैलेंज किया इस मेल डोमिनेटेड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को। ठीक है, लेकिन डी गॉर्जेस को मार दिया गया था रेन ऑफ टेरर के दौरान, जो कि वुमेन डिमांड्स के डिसमिसल को सिंबलाइज करता है। ठीक है, और इस रिवोल्यूशन में ये फेलियर भी बताता है कि भैया जेंडर इक्वालिटी यहाँ से बहुत दूर थी। दूसरा, वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पे प्रोटेस्ट को इनिशिएट करने में। उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और अपने लिए भी राइट्स की डिमांड की। तो यू कैन राइट दिस आंसर इन अ डिफरेंट वे एज वेल। मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स इस आंसर में यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड दिस आंसर यू कैन राइट योर ओन आंसर एज वेल। और व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेन ऑफ टेरर ऑन फ्रांस। देखिए क्या इम्पैक्ट हुआ, सबसे पहले कि जो भी एनिमीज थे उनको मारने की बात की गई। ठीक है, फियर भी लोगों के मन में आया। ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या था, रिपब्लिकन गवर्नमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना। ठीक है, लेकिन इसने रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को कंसोलिडेट तो किया लेकिन सिविल लिबर्टीज को खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इस रेन ऑफ टेरर में बहुत सारे लोग मरे और पूरी जगह 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 डर का माहौल था, जैसा आंसर मैंने लिखा भी है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। पहले मोनार्की खत्म हुई, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फिर रिपब्लिक बना, फिर रूल ऑफ डायरेक्टरी आया। ठीक है, इसमें रेन ऑफ टेरर था, तमाम सारी चीजें थी जिसकी वजह से यहाँ पे केओस और इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी। और नेपोलियन एक सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर था जिसने इटली और इजिप्ट में कई सारी विक्ट्रीज हासिल की थी। तो इसकी वजह से इसने इस जो कॉन्टिन्यूस इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से नेपोलियन को राइज करने में बहुत हेल्प मिली। डिस्कस द इकोनॉमिक कॉजेज दैट लेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लॉन्ग आंसर में आ जाते हैं। सबसे खास बात है हैवी टैक्सेशन ऑन द थर्ड एस्टेट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को पूरा प्रिविलेजेस मिली हुई है, थर्ड एस्टेट को सारे के सारे टैक्सेस पे करने हैं। ठीक है, नेशनल डेब्ट बहुत हाई था, कॉस्टली वॉर्स में लगातार आप इंटरफेयर कर रहे थे, जा रहे थे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट जो 7 ईयर्स वॉर था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वहां आप जबरदस्ती कूद पड़े, तो उसमें आपको हासिल तो कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने सिर्फ अपने लिए कर्जे बढ़ाए। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कंट्री बैंक्रप्सी की ओर बढ़ने लगा। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा जो खास इंपॉर्टेंस रखता है।
देखिए, जो लुई 16 की जो फैमिली थी, ठीक है, और जो फ्रांस की ट्रेजरी थी, दोनों में कोई फर्क नहीं था। देयर वाज दोनों जो फ्रांस की ट्रेजरी है वही राजा की ट्रेजरी भी हुआ करती थी। तो पैलेस ऑफ वर्साई के उल्टे सीधे खर्चे, खासतौर पर मैरी के उल्टे सीधे खर्चे, वो उसकी वजह से भी फ्रांस में बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई। और लुई 16 किसी भी इंटेलेक्चुअल को उसने अपना एडवाइजर नहीं रखा, अगर रखा भी तो वो किसी की भी बातों में आकर के उसको ऑफिस से उसके हटा दिया। ठीक है, अब खास बात, जो ब्रेड प्राइसेस थे, पुअर हार्वेस्ट थी, इसकी वजह से भी यहाँ पर मौका मिला रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ने का। ठीक है, तो आप लिख लेंगे आंसर, आई होप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द डिफरेंट सोशल क्लासेस इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेन देयर रोल्स। देयर वर द थ्री डिफरेंट सोशल क्लासेस, जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और दी थर्ड एस्टेट। ठीक है, बाकी आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं बिकॉज इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फर्स्ट एस्टेट, इसके लिए खास स्लोगन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूज़ करना चाहें अपने आंसर राइटिंग में तो उस पर अच्छा इम्पैक्ट भी देगा। द क्लर्जी पेज, नोबिलिटी फाइट्स एंड द कॉमनर्स पेज। ठीक है, क्लर्जी जो है वो पूजा पाठ में व्यस्त रहती है, नोबिलिटी का पूरा टाइम लड़ने का है, और जो थर्ड एस्टेट है, जो कॉमनर्स हैं, वो हमेशा पे ही करते रहते हैं हैवी टैक्सेस। हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्फ्लुएंस द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, प्रोवाइड एग्जांपल्स। सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी आइडियाज लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के यहाँ से बाहर निकले। ठीक है, यूरोप और खासतौर पर लैटिन अमेरिका में इसके काफ़ी इम्पैक्टफुल मूवमेंट्स यहाँ हमको देखने पड़े को मिले। ठीक है, मोनार्कीज खत्म होने लगी, बहुत सारी जगह अपराइजिंग्स हुई, स्पेन, इटली और जर्मनी में। इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही देन है, क्योंकि अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं होता, नेपोलियन नहीं आता, नेपोलियन नहीं होता, तो इटली और जर्मनी को वो यूनिफाई करके नहीं जाता। पार्शियल यूनिफिकेशन जो बाद में वहाँ के लीडर्स ने उसको आगे इनिशिएट किया, बिस्मार्क और कैवूर जैसे लीडर्स थे। वो आप अगले साल पढ़ेंगे क्लास 10th में। और नेशनलिज्म का राइज होना, ठीक है, बिकॉज यूनिफिकेशन की फीलिंग्स यहाँ से आई हैं। ठीक है, जर्मनी और इटली जो मैंने आपको कहा, और बहुत सारी कंट्रीज को इंस्पायर हुए यहाँ से इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी फाइट करने के लिए। खासतौर पर ग्रीस जैसे कॉलोनीज थी ऑटोमन एम्पायर की, वो भी, उसने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी अपनी आज़ादी के लिए। तो धीरे धीरे करके सारे कंट्रीज बाद में आज़ाद भी हुए। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की आइडियाज इंस्टाइंट हैं। अच्छा, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग: पेरिस, वर्साई, बॉर्डेक्स, नैंतेज एंड मार्सेलेस। ये सारी लोकेशंस आप देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको मार्क्ड है। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तो ये की 5 लोकेशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। आप ये चाहें तो इनके आंसर्स लिख करके आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं। जब भी हम मिलेंगे, आप जो भी कमेंट्स आप करेंगे, आई विल गिव माय रिव्यूज ओवर देयर कि क्या आंसर में और आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वर्कशीट पूरी चाहिए तो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक वीडियो के साथ शेयर किया हुआ है।